प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ साथियों, एल टू भैया की इस न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ आपका वेलकम है। देखेंगे इससे पहले हमने आपको करीब 8 चैप्टर यानी कि 8 चैप्टर उर्दू क्लास 10th का समाप्त करवा दिया है। ये आप सभी का जो चैप्टर होने जा रहा है प्यारे साथियों, ये 9th चैप्टर होने के लिए जा रहा है, यानी कि ये नवा चैप्टर और इसका नाम है साथियों हिंदुस्तानी आयन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको यहाँ से ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये चैप्टर का कैसा नाम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देख आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आई होगी, लेकिन आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए हिंदुस्तानी आयन किसे कहा जाता है। आयन का मतलब होता है संविधान, जिसे हिंदी में कहा जाता है, अगर इंग्लिश में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी कि हिंदुस्तान में जो आयन यानी कि कानून जो नाफिज है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खोज कर लाया था, उन्हीं के बारे में इस वीडियोज़ में इस चैप्टर में आपका बताया गया है। तो चलेंगे हम बिला ताखिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलेंगे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबके के माने जाते थे। सैकड़ों वर्षों से समाज में न कोई उनकी फिक्र करता था और न उनसे प्यार करता था। अब बात समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, 2 लाइन पढ़कर कि पहले के जो ज़माने में मतलब जो निचली जात के लोग रहते थे, सीधी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो मतलब क्या कहते हैं, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता था, उसका कोई मानदान नहीं किया जाता था, जो जाति से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलोंग करते हैं। कह रहा कि बल्कि वह लोग नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे और उन्हें अछूत कहा जाता था। यानी कि जो दलित परिवार से रहते थे, छोटे परिवार से रहते थे, उनको अछूत कहा जाता था और जो है साथियों उसको जो है नीची निगाह से देखा जाता था। आगे कह रहा है कि ऊंची जात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाज़त भी नहीं देते थे। किनको? जो दलित परिवार से और छोटे जात से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, कह रहा है कि वह उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे, न उनके तालाबों से पानी भर सकते थे। यानी अब इस तरह हम समझने की बात करें कि इस दलित परिवार के जो लोग थे, न तो बड़े लोगों के कुओं से पानी पी सकते थे और न उनके तालाबों से भी पानी नहीं भर सकते थे। इस तरह का उनके साथ व्यवहार कहा जाता था। अछूत मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, यानी कि निचले जात के लोगों को मंदिर में भी जाने की इजाज़त नहीं थी। न किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। उनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना। उसके बाद कह रहा है कि बेद के टुकड़े बनाना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था। किसका? जो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, सैकड़ों वर्षों तक ये अछूती गरीबी, जिहालत, सख्त जानफशानी और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। आगे कह रहा है कि ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़ुबान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। चलिए साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनना शुरू होगी। अगर आपके पास अपने आपकी कॉपियाँ हैं तो इस सवालात को उतारेंगे। आपको पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है साथियों किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये हो जाएगा महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदाइश हुई थी। और किस जगह इनकी पैदाइश हुई थी? तो महू में पैदाइश हुई थी, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। चलिए आगे, अब चलेंगे आगे, इनकी बात कर लें कि इनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। यानी इनके वालिद यानी इनके पिताजी का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, आप सवालात लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। और उनके वालिदा का नाम भीम बाई था। अब यहाँ से सवालात ये बनते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वालिद का नाम तो रामजी मालोजी सकपाल, और उनकी अगर वालिदा यानी कि इनकी अम्मी मोहतरमा का नाम अगर हम बताएं तो भीम बाई था। आगे चलिए, वह अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। यानी अगर इस तरह कहा जाए तो इनके जो वालिदैन थे यानी कि इनके माँ बाप के जो प्यारे और लाडले बच्चे थे, ये 14वीं यानी कि 13 बच्चे के बाद इनकी पैदाइश हुई थी, जो कि सबसे छोटे औलाद थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। आपको सवालात आएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्यार से किस नाम से बुलाया जाता था या पुकारा जाता था? तो भीमा के नाम से पुकारा जाता था। आप सवालात लिखेंगे। उन्होंने भीम
भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की। यानी होता है कि कुछ बच्चों का नाम बचपन में प्यार से कुछ अलग नाम रख दिया जाता है और पढ़ाई जो उनकी होती है सर्टिफिकेट नाम वो अलग होता है। तो उनका सर्टिफिकेट नाम क्या था? तो भीमराव के नाम से अपनी तालीम यानी शिक्षा को पूरा किया। अपने दादा मालोजी सकपाल की तरह उनके वालिद राम जी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। यानी कि इनके दादा का नाम क्या था? मालोजी। किनके दादा का नाम? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो इनके जो दादा थे ना वो भी बरतानवी सरकार की जब फौज थी उसी में मुलाजिम थे, नौकर थे, नौकरी करते थे। उन्हीं के तरह इनके वालिद भी जो है राम जी मालोजी सकपाल ये भी उनमें मुलाजिमत करते थे। आगे चलिए, उन दोनों बरतानवी सरकार ने फ़ौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजमी करार दे रखा था। यानी उन दिनों जो है पहले के ज़माने में जब बरतानवी सरकार थी तो उस टाइम में जब उनको यहाँ नौकरी करने के लिए जाता था तो उसमें तालीम यानी शिक्षा को जो है फ़र्ज़ करार दिया था कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार उन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। यानी बरतानवी सरकार जो है ना, मान लीजिए जब उनसे नौकरी लेगा तो स्कूल कॉलेज नहीं रहेंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ? तो इसीलिए स्कूल भी बनाया। मालोजी और राम जी दोनों ऐसे खुशकिस्मत महार थे जिनको तालीम का फ़ायदा पहुंचा। भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फ़ौज की मुलाजिमत से सुबकदोश हुए। यानी जब भीमराव का उम्र जो है ना साथियों सिर्फ 2 बरस ही हुआ था कि उनके वालिद यानी उनके अब्बू जान जो है फ़ौज की मुलाजिमत करते थे, नौकरी करते थे, उनसे सुबकदोश हुए। सुबकदोश का मतलब होता है रिटायरमेंट हो गए। 14 बरस तक राम जी फ़ौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। यानी जो इनके वालिद थे वो 14 बरस तक, कब तक? 14 बरस तक फ़ौजी स्कूल एक नाम था उसमें हेड मास्टर भी बने रहे थे। सुबकदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रेनेड्स में सूबेदार मेजर का था। यह ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोकने इलाका में दापोली मकाम पर जा बसा। यही 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। जल्द ही उनके वालिद राम जी को सितारा में नौकरी मिल गई। आगे कह रहा है कि इस तरह यह ख़ानदान सितारा चला गया। यहाँ पर भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। छावनी में कौन से, कहाँ पर? छावनी में जो है गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। भीमराव अभी 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। अब चलेंगे, इनके वालिदा का नाम भीमाबाई है। जब आपसे सवालात पूछेंगे आप लिखेंगे अपने कॉपी में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है कितनी साल की उम्र में इनके वालिदा का इंतकाल हो गया? तो 6 ही साल के थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। चुनांचे राम जी की बहन ने उस ख़ानदान की देखभाल शुरू कर दी। यानी उनके फूफू जो थे उनके क्या कहते हैं ख़ानदान की देखभाल शुरू कर दी। भीमराव को अब उस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था, वह पैदाइशी तौर पर अछूत है। आगे चलकर ऐसे वाक़यात उनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए कि उन्हें अपने मज़हब और हम मज़हबों से नफ़रत होने लगी। सितारा में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। यानी जब सितारा चले गया इनके ख़ानदान, इनके अब्बू, तब अपने नाम के साथ एक टाइटल में जो है अंबेडकर लिखना लगा। आगे कह रहा है कि दरअसल भीमराव के दादा परदादा कोकने इलाके में अम्बावाड़े के रहने वाले थे। यानी इनके जो दादा परदादा थे वो अम्बावाड़े एक जगह का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। मराठी ज़ुबान बोलने वाले लोगों की रिवायत है कि वह अपनी ज़ात के साथ अपने रिहायशी मकाम का नाम लगाते हैं। यानी कह रहा है कि इनके जो दादा परदादा यानी कि इनका जो पहले का ख़ानदान जहाँ पर रहा करते थे उस गांव का नाम था अम्बावाड़े और ये मराठी ज़ुबान बोलते थे। तो मराठी ज़ुबान जो बोलता है तो वो अपने नाम में उस इलाके का यानी कि गांव का नाम को भी लक़ब में लगाता है। चलिए, चुनांचे सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनीम अम्बावाडेकर मिला। जैसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया। तालीम के मामला में शुरू में तो भीमराव संजीदा नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें जब तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया। ये उस ज़माने की बात है जब राम जी की सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई और उनका ख़ानदान बम्बई मुंतकिल हो गया यानी चला गया। बम्बई के लेफ्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे पुरसुकून न था।
यानी कि भीमराव जो है मुंबई में चले गया और एल्फस्टन एक कॉलेज है, हाई स्कूल है जिसमें ये पढ़ा करते थे। और उनका माहौल जो था ना पुरसुकून यानी कि सही नहीं था। ये स्कूल सरकारी था लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ ज़ात पात का भेदभाव किया जाता था। सिर्फ स्कूल के तलबा ही नहीं यानी स्टूडेंट ही नहीं हक़ारत और नफ़रत की नज़र से न देखते थे, बल्कि असातिज़ा यानी वहाँ के टीचर का भी सलूक वैसा ही था। यानी जो स्कूल में भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो स्कूल में बेचारा पढ़ते थे तो इनको वहाँ के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि जो वहाँ के टीचर्स थे, असातिज़ा थे, वो भी इनको गिरा हुआ नज़र से देखा करता था। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे, उनकी तालीम जारी रही और उन्होंने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। आपसे सवालात पूछे जाएंगे कि भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालात है। तो 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। महार जात वालों के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात थी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी महार जात के लिए और बहुत बड़ी बात थी कि इनके बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास कर लिया। उनके लिए उन लोगों ने उसके खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया और भीमराव को मुबारकबाद दी। उससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने अब एल्फस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में उसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। यानी कि फिर एल्फस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, एल्फस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में बीए पास किया था उसी स्कूल कॉलेज से। उसके बाद वह बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफ़े पर वह आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने माशियात में उस यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। उसके बाद 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसी साल वह इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। उसी के साथ ही वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्टरी की तैयारी करते रहे। लेकिन 1917 ईस्वी में उनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था बंद हो गया। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि नतीजतन उन्हें हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा। अब समझिए यहाँ से उसको जो है ना बड़ौदा स्टेट से एक वजीफ़ा यानी कि एक स्कॉलरशिप मिला करता था, लेकिन वह 1917 ईस्वी में वो किसी कारण वजह से रुक गया, तो इसलिए उनको पढ़ाई बंद करके हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सेडी हाम कॉलेज में मुलाजिमत शुरू कर दी। क्या चीज़ में? हिंदुस्तान वापस आकर क्या चीज़ का? तो प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से वो कौन से सेडी हाम कॉलेज में मुलाजिमत यानी नौकरी शुरू कर दी। उस अहदे पर 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वह काम करते रहे, यानी कि 2 साल उन्होंने काम किया। उस दौरान उन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपये बचाकर महफूज यानी कि रख लिए थे और कुछ दूसरे मुखल्लिसीन ने इमदाद की, जिसकी बदौलत वह दोबारा 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। यानी फिर देखिए उनकी पढ़ाई की जज्बाती और रूहानी इतनी सख्त थी, उनके अंदर इतना शौक़ था कि वो पैसा जमा किया और कुछ इमदाद भी लोग किया। तो 1920 ईस्वी में फिर वो इंग्लैंड चले गया और अपनी अधूरी तालीम पूरी की, यानी कि अधूरी शिक्षा जो थी बच गया था उनको पूरा कर लिया। उन्होंने 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्टरी भी पास कर ली। आगे कह रहा उसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। वकालत का पेशा का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पेशा का मतलब होता है काम काज, वकालत उसी को आप समझ रहे होंगे, वकील का काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त के वह समाजी इस्लाही और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगे, यानी कि नेतागिरी में भी हिस्सा लेने लगे और समाज में जो काम होता है वो सब पर भी हिस्सा लेने लगे। उस दौरान उन्होंने सहाफ़त से भी खुद को जोड़ा। सहाफ़त समझते हैं जिसको कहा जाता है पत्रकार, जर्नलिस्ट। इस्लाह के लिए उन्होंने कई सियासी और समाजी तंजीमें कायम की और आखिरकार उन्होंने अछूत समझी जाने वाली ज़ातों में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया, जिसके असरात आज वाज़ह तौर पर दिखाई देते, जैसा कि आपको पता है।
आगे चलिए, उन्होंने अछूतों को ये इस्लाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई नहीं करते। हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, अपने तलफ़ुज़ को सुधारना होगा और ख़यालात को नई ताकत देनी होगी। यानी कि ये 3 चीज़ें कहा कि अगर आपने 3 चीज़ें नहीं करेंगे तो वो आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते। अछूत लोगों को समझाया वो क्या क्या चीज़ थी, तो यहाँ पर कहा कि अपने अंदर की सफाई, उसके बाद अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना और अपने तलफ़ुज़ यानी अल्फाज को सुधारना होगा तभी, और ख़यालात को ताकत देना होगा तभी आप ऊपर चढ़ सकते। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अहद कर लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। यानी कि इन्होंने कह दिया कि आप आज से अहद यानी कि वादा कर लीजिए कि कोई भी मरा हुआ जानवर हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसका गोश्त हम नहीं खाएंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म कर दें। यानी कि ये अपने जाति के लोग को समझा रहे हैं। आप अहद कीजिए कि आप बचे खुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। ये अपने लोगों को समझा रहे हैं। हम खुद सिर्फ उसी सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें। यानी कह रहा है कि हम खुद उस सूरत में यानी उस वक्त हम उठ सकते हैं कि जिस टाइम अपने आप को मदद करेंगे ना, अपनी इज्जत नफ्स दोबारा हासिल कर और अपनी ताकत को जाने, यानी आपकी क्या ताकत है। भीमराव ने जो तहरीक चलाई यानी कि जो वो लड़ाई चलाई उसकी ऊंची ज़ात के लोगों की तरफ से ज़बरदस्त मुखालिफत हुई। यानी मान लीजिए अगर कोई छोटा जात का लोग है और वो इस तरह का तहरीक चलाएगा, लड़ाई चलाएगा, सियासी माहौल पैदा करेगा तो बज़ाहिर सी बात है कि जो उनके ऊंचे लोगों के रहेंगे वो मुखालिफत उनका बायकाट करेगा। लेकिन उन्होंने जो हौसला नहीं हारा, यानी कि वजह हौसला नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा, उन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालिफों की मुखालिफत का जवाब दिया और जिस तहरीक या मिशन को लेकर चले थे उसमें कामयाबी हासिल की। यानी कि जिस मिशन को, जिस तहरीक को लेकर वो चला था वो कामयाब हो गया। उसके बाद कह रहा उन्होंने मुल्क व कौम की अहम खिदमात भी अंजाम दी। उनके लिए इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। जदीद के माने नया होता है। भीमराव अम्बेडकर के कारनामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। वह अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। चुनांचे उस दौर के हम सियासी रहनुमाओं मसलन गांधी जी और नेहरू जी से भी उनके नज़दीकी मरासिम रहे। चुनांचे आज़ादी के बाद जब मुल्क की आयन यानी कि करा के कानून साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में वह सदर के ओहदा पर फाइज किए गए। आगे कह रहा है कि यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब उनकी उम्र 14 बरस थी और वह 5वीं दर्जे के तालिबे इल्म थे तो उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी। यानी यहाँ पर आपको ये भी बात और ख़याल रखना होगा कि जब उनकी 14 क्या ना कहते हैं कि याद रखनी होगी कि जब उनकी उम्र 14 बरस थी। किसका? तो भीमराव अंबेडकर का जिस उम्र जब 14 ईयर का चल रहा था तो वो 5वीं दर्जा के तालिब इल्म यानी कि क्लास 5 में पढ़ने वाली लड़की से उनकी शादी हो गई जिनकी 9 बरस थी। आगे कह रहा कि रामाबाई के इंतकाल के बाद उन्होंने एक ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की। यानी कि रामाबाई का भी इंतकाल हो गया, उनकी पहली वाइफ का, पहली अहलिया का, तो ऊंची तालीम याफ्ता जो बहुत पढ़ी लिखी थी उन खातून से शादी भी की। भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, इसलिए उन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। उनके उस कदम से मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबका के लोगों ने भी कसीर तादाद में अपना मजहब तब्दील यानी बदल कर लिया और बौद्धिस्ट हो गए। आगे चलकर वह सिर्फ अछूतों के रहनुमाई ही नहीं रहे बल्कि हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा समझे जाने लगे। वह बौद्ध मज़हब के मानने वालों में भी एहतराम की नज़र से देखे जाने लगे। मजहबी तकारीब और तकारीर के सिलसिले में उन्हें ममालिक से भी दावत आने लगे, यानी दूसरे मुल्क से भी दावत आने लगे, मिलने लगे, जहाँ बौद्धों की काफ़ी तादाद यानी संख्या ज़्यादा थी। बहुत सारे एजाज़ात यानी कि बहुत सारे उसको जो है सम्मान से भी नवाजा गया। आगे कह रहा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजे गए।
गए। यानी हिंदुस्तान का एजाज़ का मतलब समझिए एवार्ड जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा एवार्ड अगर होता है तो वो भारत रत्न एवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को उन एवार्ड से भी नवाजा गया था। 5 दिसंबर 1926 ईस्वी की रात भीमराव अंबेडकर की सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए। अब यहाँ से आपको सवालात याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालात हैं कि 5 दिसंबर 1906 ईस्वी की रात को उनका इंतकाल हो गया था। बस नींद में ही बिस्तर पर ही उनका इंतकाल हो गया था। अगर बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं उन्हें नरवान मिल गया। अब देखिए नरवान का मतलब क्या होता है, आगे समझेंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिंदगी भर अथक कोशिश की। उनका मकसद था कि पसमानदा तबका को बेदार करना, उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मुल्क को वह दस्तूर दिया जो मजहब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स के इम्तियाज़ को ख़त्म करता है और तहिया करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसा का मतलब होता है बराबर मौका फराहम करेगा। ये दस्तूर मर्द के दरमियान और औरत और मर्द के बीच मसावत कायम करता है। इसमें आम लोगों को शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेने, वारिसत और तालीम के हुकूक दिए गए हैं। किसमें? हिंदुस्तानी आइन यानी कि संविधान में। इस तरह भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में एक अहम और तारीख़ी किरदार अदा किया। अलावा अज़ीम दस्तूर हिंद में सेकुलरिज्म का तस्वुर पेश करके हिंदुस्तान के कैसर मजहबी और कसीर लिसानी मुआशरे में मसावत पैदा करने की कामयाब कोशिश की, जो हिंदुस्तानी जमहूरियत के रोशन मुस्तकिल की ज़ामन है। अब समझिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए साथियों, भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने इतना कुछ समझा, इतना कुछ जाना। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्ट और मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको मालूम होगा आज अगर यही भीमराव अंबेडकर नहीं रहते तो आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ और क्या तरम भरम हो जाता, क्योंकि कानून नहीं रह पाता। यही देन है भीमराव अंबेडकर की कि आज उनके कानून पर हम लोग अमल करते हैं, चलते हैं। तो जी हाँ साथियों, आज आप सभी का ये जो 9th चैप्टर था ये मुकम्मल हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप हमें विदा दीजिए।